साधना हैदराबाद से थोड़ी दूर स्थित एक कॉलेज में लेक्चरर है। सिटी बसें उस मार्ग पर अधिक नहीं चलती थीं, इसलिए वह प्रतिदिन अपनी एक्टिवा पर ही आती जाती थी। रसोई में ग्राइंडर में कुछ पीसती हुई अपनी माँ और टीवी देख रहे पिता प्रभाकर को जाकर आती हूँ कहकर साधना कॉलेज के लिए निकल पड़ी। बेटी की स्कूटी स्टार्ट होने की आवाज सुनकर विचारों से बाहर आए प्रभाकर सावधानी से जाना बेटी चिल्लाते हुए बाहर तक आए और उसे जाते हुए देखने लगे। वीआरएस ले चुके प्रभाकर ने इतने वर्षों तक आरटीसी ड्राइवर के रूप में कड़ी मेहनत की थी, इसलिए अब वे घर पर रहकर पूर्ण विश्राम कर रहे थे। साधना के गली के मोड़ पर मुड़ते ही वे अंदर आए और पुनः टीवी देखने लगे। किसी समाचार चैनल पर एक वाद विवाद चल रहा था। टीवी पर दिख रहे सभी लोगों के चेहरे अत्यंत गंभीर थे। अजीब बात है, इस तरह के अत्याचार करने वालों को क्या निर्भया कानून के बारे में पता भी है या नहीं? एक वरिष्ठ अधिवक्ता कह रहे थे, इन कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए संबंधित क्षेत्र की पुलिस को साल में कम से कम एक बार जनता की काउंसलिंग करनी चाहिए और दंड के प्रावधानों के बारे में बताना चाहिए। प्रभाकर को ठीक से समझ नहीं आया कि मामला क्या है, इसलिए उन्होंने चैनल बदल दिया। हनमकोंडा, शांतिनगर और शमशाबाद जैसे क्षेत्रों में संयोग कहें या दुर्भाग्य एक ही दिन में 3 महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर उनकी हत्या कर दी गई थी। यह खबर सुनकर प्रभाकर स्तब्ध रह गए। उनके मन में अनगिनत आशंकाएं उमड़ने लगीं। व्याकुल होकर उन्होंने तुरंत साधना को फोन किया। काफी देर घंटी बजने के बाद फोन कट गया और फिर एक संदेश आया, क्लास में हूं, खत्म करके फोन करती हूं। उन्होंने रसोई में सामान व्यवस्थित करती अपनी पत्नी की ओर देखा। उन्हें इन घटनाओं के बारे में कुछ पता नहीं था। प्रभाकर ने सोचा कि न पता होना ही बेहतर है। टीवी पर उसी चर्चा में विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज अपनी राय सुना रहे थे। एक लेखिका ने माइक थामकर कहा, प्रत्येक लड़की को कराटे जैसी युद्ध कलाएं सिखानी चाहिए। लड़कियों को केवल सुंदरता और कोमलता का प्रतीक न मानकर लड़कों की तरह ही पाला जाना चाहिए, ताकि विपत्ति आने पर वे कम से कम 4 लोगों को धूल चटा सकें। स्त्री भोग की वस्तु नहीं है और पुरुष श्रेष्ठ नहीं। ऐसी कहानियां और कविताएं साहित्य में आनी चाहिए। वहां उपस्थित कई लोग उनकी बात से सहमत थे। तभी कार्यक्रम की संचालिका ने अंत में माइक एक गायिका को दिया। उन्होंने कहा, वरंगल में 9 साल की बच्ची के साथ दरिंदगी करने वाले को जब फांसी की सजा सुनाई गई तो उसे आजीवन कारावास में बदल दिया गया, क्योंकि उसका पिछला रिकॉर्ड केवल चोरी का था। दिल्ली की निर्भया घटना में भी एक अपराधी को नाबालिग होने के कारण छोड़ दिया गया। कानूनों में संशोधन होना चाहिए ताकि अपराधी बच न सकें। अंत में देर से आए एक प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक को बोलने का अवसर दिया गया। उन्होंने गंभीरता से कहा, यह एक बड़ी महामारी है। मनोवैज्ञानिक निकोलस ग्रोथ ने 1976 में अपनी पुस्तक मेन हूँ रेप में लिखा था कि मानसिक अस्थिरता वाले लोग ही ऐसी क्रूरता करते हैं। मनोवैज्ञानिकों और मनोरोग विशेषज्ञों की देखरेख में ऐसे अपराधियों पर विस्तृत शोध होना चाहिए। उनके पालन, पोषण, शिक्षा और उनके द्वारा झेले गए भेदभाव का विश्लेषण किया जाना चाहिए। उनका हृदय इतना कठोर क्यों हुआ, इसके कारणों का पता लगाकर दीर्घकालिक योजनाएं बनानी चाहिए। संचालिका ने पूछा, तत्काल प्रभाव से इसे रोकने के लिए आपका क्या सुझाव है? उन्होंने उत्तर दिया, हमारे जैसे विशाल जनसंख्या वाले देश में यह कठिन हो सकता है। किसके मन में कब बुरा विचार आ जाए, यह अनुमान लगाना असंभव है। मृत्युदंड या भय पैदा करके इसे अस्थायी रूप से रोका जा सकता है, लेकिन पूर्ण उन्मूलन, इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी करते, समय समाप्त होने के कारण विज्ञापन आने लगे। प्रभाकर ने टीवी बंद कर दिया और गहरी लंबी सांस लेकर पुनः साधना को फोन मिलाया। फोन नहीं लगा तो वे घबरा गए। बार बार प्रयास करने पर स्विच ऑफ आने लगा। कॉलेज के किसी अन्य व्यक्ति का नंबर न होने के कारण उनकी चिंता और बढ़ गई।
उन्होंने पुलिस को फोन करने के बारे में सोचा, लेकिन फिर रुक गए कि कहीं यह जल्दबाजी न हो जाए। कपड़े बदलकर उन्होंने पत्नी से कहा, मुझे कुछ काम है, बाहर जा रहा हूं। तुम दरवाजा बंद कर लो और मेरी या साधना की आवाज सुनकर ही खोलना। उनकी पत्नी पहले तो हैरान हुईं, फिर स्थिति को समझते हुए सहमति में सिर हिला दिया। प्रभाकर साधना के कॉलेज पहुंचे। कार्यालय में अपना परिचय देने पर उन्हें दूसरी मंजिल के स्टाफ रूम में जाने को कहा गया। वहां साधना को सुरक्षित देखकर उनकी जान में जान आई। पिता को देख साधना ने पूछा, पिताजी, आप यहां कैसे? उन्होंने घबराहट में कहा, तुम्हारा फोन बंद आ रहा था बेटी। साधना ने सफाई देते हुए कहा, क्षमा करें पिताजी, स्पेशल क्लास के कारण देर हो गई और शायद चार्जिंग खत्म होने के कारण फोन बंद हो गया। प्रभाकर ने बाहर निकलते हुए कहा, परिस्थितियां ठीक नहीं हैं, इसलिए मैं चिंता में यहां चला आया। स्कूटी के पास पहुंचकर प्रभाकर ने एक निर्णय लिया और साधना से चाबी ले ली। स्कूटर चलाते हुए उन्होंने कहा, बेटी, जब मैं बस चलाता था तब तुमने मुझे कभी नहीं देखा। अब देख लो, आज से मैं ही तुम्हारा ड्राइवर हूं। साधना लंबे समय से यह कहना चाहती थी, लेकिन पिता को इस उम्र में कष्ट नहीं देना चाहती थी। प्रभाकर की बात सुनकर उसे ऐसा लगा जैसे उसके सिर से बरसों का बोझ उतर गया हो। अगले दिन से प्रभाकर ने साधना और कॉलोनी की अन्य महिलाओं के लिए एक विशेषज्ञ से कराटे का प्रशिक्षण शुरू करवा दिया। उन्होंने साधना के बैग में एक पेपर स्प्रे रखा और पत्नी व बेटी को नए टच स्क्रीन फोन दिलाकर उसमें पुलिस का हॉक आई ऐप डाउनलोड करवाया। उन्होंने समझाया कि इंटरनेट न होने पर 100 नंबर पर शिकायत कैसे की जाती है। सब कुछ करने के बाद भी प्रभाकर के मन में एक टीस बाकी थी। वे सोचने लगे कि फिल्मों में महिलाओं को नीचा दिखाने वाले दृश्यों का विरोध न करने वाला मैं, अपनी नौकरी के दौरान महिलाओं पर होने वाली अभद्र टिप्पणियों को न रोकने वाला मैं, अपनी पत्नी को केवल रसोई तक सीमित रखने वाला मैं, क्या समाज के एक हिस्से के रूप में मैं भी इन अपराधों के लिए उत्तरदायी हूं? इस आत्म मंथन के बाद उन्होंने खुद को बदलना शुरू किया। अब कहीं भी किसी महिला को असहज देखते तो वे उसे अपनी मानकर उसका बचाव करते और गलत करने वालों का विरोध करते। कई लोग उनके विरोध को देखकर चुपचाप खिसक जाते, जिससे प्रभाकर को सुखद आश्चर्य होता। उन्होंने महसूस किया कि समाज में परिवर्तन लाना इतना भी कठिन नहीं है। जो लोग बहस करते, उनके खिलाफ वे तुरंत पुलिस में शिकायत दर्ज कराते। इस व्यवहार से उनका स्वयं के प्रति सम्मान बढ़ गया। उस सम्मान से जो शांति और समाज के प्रति विश्वास पैदा हुआ, उसने उनके मन के डर को बर्फ की तरह पिघला दिया। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और अपनी बहुमूल्य राय कमेंट्स में जरूर बताएं। ऐसी ही और अच्छी कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। फिर एक अच्छी कहानी के साथ मिलेंगे।